हेलो बच्चों, मैं आपके साइंस टीचर मौर्य सर। आज हम आप लोगों को सामान्य विज्ञान में पहला पाठ सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण की जानकारी देंगे। पाठ का नाम था सजीव सृष्टि और सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण, जिसमें सजीव सृष्टि की जानकारी तो दे दी गई है। आज हम आप लोगों को सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण के विषय में हम जानकारी देंगे। बच्चों, सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स पृथ्वी पर पाए जाने वाले सजीवों में से सबसे अधिक सूक्ष्म जीवों की संख्या पाई जाती है। इन सूक्ष्म जीवों की जानकारी हम आप लोगों को दे रहे हैं। इन सूक्ष्म जीवों में सबसे पहले हम वायरस के विषय में जानकारी दे रहे हैं। इसका आकार 10 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक होता है। जीवाणु की अपेक्षा 10 से 100 गुना यह छोटा होता है। इसकी विशेषता है सजीव और निर्जीव की सीमा रेखा पर स्थित जीव ही विषाणु होता है, अर्थात यह न तो सजीव में आता है या न ही निर्जीव में आता है। विषाणु अत्यंत सूक्ष्म होता है, इसे हम केवल इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी से ही यह दिखाई देता है। इसके स्वतंत्र कणों में पाए जाते हैं और विषाणु डीएनए अथवा आरएनए से बना हुआ लंबा अणु है। इस पर पैथिन का आवरण होता है। परपोषी वनस्पति और प्राणियों में ये जीवित रहते हैं। परपोषी कोशिकाओं की सहायता से विषाणु स्वयं पैथिन बनाता है और स्वयं की असंख्य प्रतिकृतियां यानी मॉडल निर्मित करता है। यह परपोषी कोशिकाओं को नष्ट करते हैं और स्वतंत्र विषाणु पुनः नई कोशिकाओं में संक्रमित करता है। अर्थात कहने का परपोषी का मतलब, जैसे यदि मनुष्य के शरीर पर यह विषाणु आ गया तो मनुष्य के कोशिकाओं को नष्ट कर देता है और नष्ट करने के बाद यह फिर दूसरी नई कोशिकाओं में चला जाता है, जिससे कैंसर वगैरह और जो रोग होता है वह इन्हीं विषाणु के कारण होता है, क्योंकि यह कोशिकाओं को नष्ट करके और अगली नई कोशिकाओं में चले जाते हैं, जिससे वहाँ घाव हो जाता है और कैंसर हो जाता है। जिसके उदाहरण के रूप में हम देखते हैं तो मानव में पोलियो विषाणु, इन्फ्लुएंजा विषाणु, HIV एड्स विषाणु, पशुओं विषाणु, वनस्पति में टमाटर में पाए जाने वाला वेल्ट विषाणु, तंबाकू में मोजाइक विषाणु, जीवाणुओं में बैक्टीरियोफेज जीवाणु, जो यह बैक्टीरियोफेज विषाणु जो होता है यह विषाणुओं पर हमला भी करता है। अब हम आते हैं जीवाणु पर। जीवाणु का आकार 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक होता है। इसकी विशेषता, यह एक कोशिका यानी स्वतंत्र कोशिका अथवा निवय यानी बस्ती कॉलोनी के रूप में स्वतंत्र रूप में रहता है या कॉलोनी के रूप में रहता है। कोशिका भित्ति आदि केंद्रीय कोशिकाओं में केंद्रक और आद्यकेंद्री का मतलब होता है ऐसी कोशिकाएं जिसमें केंद्रक और आवरण युक्त अंगक नहीं पाए जाते हैं। इनमें प्रजनन साधारण द्विभाजक होता है। द्विभाजक का मतलब 1 का 2, 2 का 4, इसको हम बोलते हैं द्विभाजक। यह अनुकूल परिस्थिति में तीव्र वेग से वृद्धि करता है। यह जीवाणु 20 मिनट में इनकी संख्या दोगुनी हो जाती है। इसका उदाहरण बताते हैं। यह उदाहरण के रूप में गोलाणु, दंड गोलाणु, दंडाणु, सर्पिलाकार, अल्प विरामकृत के। इसके बाद अब हम आते हैं आदिजीवी, जिसको हम प्रोटोजोआ बोलते हैं। यह लगभग 200 माइक्रोमीटर होता है। इसकी विशेषता है यह मिट्टी, समुद्री पानी, ताजे पानी में विद्यमान होता है। कुछ रोगाणु परपोषी के शरीर में रोगों का कारण बनते हैं। यह दृश्य केंद्रीय कोशिकाओं वाला कोशिका सजीव है।
आर्धजीवी की कोशिका रचना, संचरण अंग, पोषण पद्धति में विविधता दिखाई देती है, यानी वह एक दूसरे से अलग दिखाई होता है। प्रजनन विभाजन द्विविभाजन पद्धति से होता है। यह विभाजन कोशिका विभाजन के समान ही होती है। इसका उदाहरण में है अमीबा, पैरामीशियम स्वतंत्र जीवन यापन करते हैं। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो जिसके कारण आउट रोग होता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो शीत ज्वर जैसे मलेरिया होता है। और एक यूग्लिना होता है जो स्वयं पोषी होता है। इसके बाद हम कवक यानी फंजाई, इसका आकार लगभग 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक होता है। यह दृश्य केंद्र की एक कोश की सूक्ष्मजीव है। कुछ प्रजातियां आँखों से दिखाई देती हैं। यह मृतोपजीवी होते हैं। कार्बनिक पदार्थों का विघटन करके पोषण द्रव्य का अवशोषण करने जीवन करके जीवित रहते हैं। मृत शरीर विघटित कार्बनिक पदार्थों पर पाए जाते हैं। इनमें प्रजनन लैंगिक अथवा अलैंगिक यानी द्विविभाजक, अलैंगिक में द्विविभाजक और अथवा मुकुलन। द्विविभाजक का मतलब होता है एक में 2 भाग होना, फिर 2 में 4। और मुकुलन का मतलब होता है जैसे एक शाखा से दूसरी शाखाएं टहनियाँ बनती हैं, उसको क्या बोलते हैं? मुकुल यानी मुकुलन। लैंगिक का मतलब होता है जिसमें हम लिंग हो, यानी वह नर मादा अलग होता है, उसको हम क्या कहते हैं? लैंगिक प्रजनन। इसका उदाहरण है बेकर्स ईस्ट। बेकर्स ईस्ट यानी जो बेकरी में हम ईस्ट यूज करते हैं। कभी कभी घर में मम्मी लाती है कि यह जो है बेक पाउडर है, यानी वह बेकिंग पाउडर है, यानी वह जो है वह ईस्ट होता है, बेकर्स ईस्ट होता है। कैंडिडा मशरूम जानते ही हैं, अभी हमने बताया कि यह जो है आँखों से देखा भी जा सकता है। मशरूम यानी जिसको हम कुकुरमुत्ता बोलते हैं, यानी यह जो है आसानी से आँखों से हम देख। अगला सूक्ष्मजीव है शैवाल, एल्गी। यह लगभग 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक इसकी आकृति होती है। यह जलीय अधिवास यानी जलीय अधिवास का मतलब होता है कहाँ वह रहता है, यानी वह जल में रहता है। दृश्य केंद्र की है, एक कोश की है, स्वयं पोषी है। स्वयं पोषी का मतलब समझते हो जो अपना पोषण स्वयं करते हैं, यानी इसमें हरित लवक पाया जाता है। आगे मैं बता भी रहा हूँ कि यह हरित लवकों की सहायता से, क्योंकि यह स्वयं पोषी है, इसका मतलब हरित लवकों की सहायता से प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इसके बाद इसका उदाहरण है क्लोरेला, यूग्लिना और क्लेमिडोमोनास। यह जो है इसके बाद बच्चों हम आप लोगों को एक वर्गीकरण पद्धतियाँ बता रहे हैं। वर्गीकरण पद्धतियों में हम यह बताना चाहते हैं कि किन वैज्ञानिकों के द्वारा किन मापदंडों पर वर्गीकरण किया गया है। जैसे कार्ल लिनियस ने 2 जगत में वनस्पति और प्राणी विभाजित किया है। हेलेक नामक वैज्ञानिक का 3 जगत, प्रोटिस्टा, वनस्पति और प्राणी। ऐसे ही कैपलैंड ने मोनेरा, प्रोटिस्टा, वनस्पति, प्राणी यानी 4 जगत में विभाजित किया। और हमने जैसे विटाकर के विषय में इसके भी चर्चा भी हुआ था कि इन्होंने 5 जगत लिया था। पहला मोनेरा जिसमें एक कोश की होते हैं, और दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है कवक, चौथा है वनस्पति और 5वां है प्राणी। यह इन्होंने 5 जगत में विभाजित किया था। यह जो है जानकारी जो है अब हम आप लोगों को सूक्ष्म जीवों के विभाजन के विषय में बताना चाहते हैं कि सूक्ष्म जीव को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आदि केंद्री, दूसरा है दृश्य केंद्री। फिर आदि केंद्री में मोनेरा जिसमें जीवाणु हैं, जीवाणु के उनके आकार के आधार पर गोलाणु, दंडाणु, सर्पिलाकार जीवाणु, गोलाणु
जीवाणु, दंडाणु जो गोल आकृति में होते हैं उन्हें गोलार्ध जीवाणु, जो दंड यानी डंडे की तरह से अर्थात लंबा होते हैं उन्हें हम दंडाणु जीवाणु कहते हैं। तीसरा सर्पिलाकार, सर्पिल आकार यानी जो सर्प की जगह, जैसे टेढ़े टेढ़े सर्प की जगह वक्र की तरह से होते हैं उनको हम सर्पिल आकार यानी सर्पिलाकार कहते हैं। फिर इन सूक्ष्मजीवों को दूसरा है दृश्य केंद्रकी। दृश्य केंद्रकी को दो भागों में बांटा गया है, यह प्रोटिस्टा, फिर कवक और शैवाल, यानी दृश्य केंद्रकी का तीन भाग हो गया, प्रोटिस्टा, कवक और शैवाल। प्रोटिस्टा में आद्यजीवी जिसमें प्रोटोजोआ, जिसमें हम अभी चर्चा किया कि अमीबा वगैरह आते हैं। कवक, कवक में अभी चर्चा हुआ फफूंदी और ईस्ट आते हैं। इसके बाद तीसरा जगत उसका हुआ शैवाल। शैवाल में भी एक कोश की, बहुकोश की, एक कोश की और बहुकोश की नाम से भी बच्चे आप लोग समझ जाते होंगे कि जिन सजीवों अर्थात प्राणी और वनस्पतियों का शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है उसको हम कहते हैं बहुकोशिकी, और जिनकी शरीर एक कोश, केवल एक कोशिका से बना होता है उसे हम कहते हैं एक कोशिकी, यानी एक कोशिकी शैवाल और बहुकोशिकी शैवाल। बहुकोशिकी में पूरा ही यानी शैवाल है या वनस्पति है, इसलिए बहुकोशिकी में पूरा वनस्पति जगत समाविष्ट है। इस तरह से हम आप लोगों को वर्गीकरण की पद्धति, इसके बाद हम सूक्ष्म जीवों का किस तरह से वर्गीकरण किया गया, ये सब जानकारी हम आप लोगों को बताए, और साथ ही साथ हम सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण के विषय में उनके आकार, विशेषता और उदाहरण की जानकारी दी। अब हम ये सब चीज़ें आप लोग पुस्तक में भी, आप लोगों को किताबें भी मिलेगी, उसको पढ़ करके फिर उसके अनुसार प्रश्न बनाइए और साथ ही साथ जो है उसका उत्तर लिखिए और जानकारी को